नमस्कार, स्वागत है। आज की हम लोग की क्लास होगी कवक जगत की। मैं सुमेश मूंगा आप लोग का स्वागत करता हूँ सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो कवक जगत आज हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत क्लासिफिकेशन दिया था, 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें से 2 जगत हम लोग मुनेरा और प्रतिष्ठा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कवक जगत। चलिए चालू करते हैं। कवक जगत परपोषी जीवों में फंजाई जीव जगत का एक विशेष अद्भुत स्थान है। तो परपोषी जीव 2 तरह के हैं, स्वपोषी परपोषी। परपोषी जीव वो है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ठीक है, वो परपोषी हैं जो दूसरे पे आश्रित होकर अपना भोजन लेते हैं। तो परपोषी जीवों में फंजाई का विशेष स्थान है। इनकी आकार की तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। तो इनके अलग अलग तरह के रंग रूप आपको देखने को, आकार की देखने को मिलेगी और अलग अलग स्थान पे ये आपको देखने को मिलेंगे। वास स्थान में भी बहुत विभिन्नता देखने को मिलेगी। आपने नम रोटी व सड़े फलों में कवक को देखा होगा। तो नम रोटी पे भी कवक उगाता है, आपने देखा है। सड़े फलों पर भी कवक उगाता है, आपने देखा है। सामान्य छत्रक जो मशरूम टाइप, छतरी टाइप के होते हैं, उगाते हैं नम जगहों पे, नम लकड़ी पे। तो ये आपने देखे हैं मशरूम। घर के पिछवाड़े आप देखेंगे बारिशों में उगाते हैं सामान्य छत्रक। तथा कुकुरमुत्ता, टोड स्टूल भी फंजाई हैं, वो भी फंजाई हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। तो सरसों के पौधे में आप देखेंगे पत्तियों पर अगर सफ़ेद धब्बे हो गए तो परजीवी फंजाई के कारण है, पैरासिटिक फंजाई के कारण है, ठीक है जी। तो सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। कुछ एक कोश की फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। रोटी का यहाँ मतलब डबल रोटी से है, ब्रेड से। तो कुछ फंजाई ऐसे हैं जैसे कि ईस्ट जो एक कोश की है, यूनिसेलुलर है, ध्यान में रखिएगा। ईस्ट हमारा ऐसा एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर है। इसका उपयोग किया जा रहा है रोटी तथा बियर बनाने में। अन्य फंजाई पौधों और जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। बाकी के जो फंजाई हैं पौधों और जंतुओं में रोग के कारण बन रहे हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। तो गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण हो रहा। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा फंगस आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। कुछ फंगस हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, जिसमें से हमारा एग्जाम्पल आ रहा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनवा रहे हैं। फंजाई विश्वव्यापी है, हर जगह मिलेगा, कॉस्मोपॉलिटन है। ये हवा में, जल में, मिट्टी में तथा जंतु में एवं पौधों पर पाए जाते हैं। तो ये विश्वव्यापी है। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उगाते हैं। गर्म और नम स्थानों पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वृद्धि ज़्यादा होगी। क्या आपने कभी ये सोचा? हाँ सोचा। हमने अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि हम लोग बचे हुए भोजन को फ्रिज में क्यों रख देते हैं? इसका कारण है कि हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर है और कम तापमान पे इनके एंजाइम काम नहीं कर पाते, इसलिए ये हमारे और इनकी ग्रोथ कम होती है, वृद्धि कम होती है, इसलिए हमारा भोजन खराब नहीं होता। तो हम लोग भोजन को, जो बच गया भोजन, उसको फिर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कि वो ख़राब ना हो जाए, हम उसको किस में रख देते हैं? फ्रिज में। फंजाई तंतुमय है। तो फंजाई में आप देखेंगे कि फंजाई तंतुमय होगा। लेकिन ईस्ट जो एक कोश की है, इसका अपवाद है। ईस्ट एक ही कोश का है तो उसमें तंतु नहीं मिलेगा, इसका अपवाद है। यह लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। तो फंजाई तंतुमय, तंतु मिल रहे हैं और इसको कवक तंतु बोल रहे हैं। तो लंबे पतले धागे की तरह का आपको रचना देखने को मिल सकती है। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। और ये अगर कवक तंतु कई सारे मिलकर जाल बना रहे हैं तो हम उसको कवक जाल बोलेंगे। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिसमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो कुछ कवक तंतु में आप देखेंगे कि यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो सेप्टा फॉर्मेशन, ये पट नहीं बना, तो ये एक लंबी नलिका है और इस नलिका में जो कोशिका द्रव है उसमें कई सारे केंद्रक है। तो बहुकेंद्र की आपको कोशिका द्रव देखने को मिल सकता है। तो बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव देखने को मिल सकता है ऐसे कवक जिसमें कि क्या नहीं हुआ, कवक ये पट का इस्तेमाल, मतलब पट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिसमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव भरा होता है, जिन्हें सकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। और इस तरह के जो माइसीलियम है, इस तरह के माइसीलियम को हम लोग क्या बोलेंगे? सकोशिकी, संकोशिकी माइसीलियम बोलेंगे। तो खूब सारे केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे
अन्य कवक तंतुओं में पट बने होते हैं, तो अन्य कवक में अगर ये पट का निर्माण हो गया तो बहुकेंद्रिक कंडीशन नहीं रहेगी, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होगा। ठीक है जी। तो ये आपका जो तंतु है, कवक का तंतु, ये सेप्टेड भी हो सकता है, नॉन सेप्टेड भी, पट्टी वाला भी हो सकता है और बिना पट्टी वाला भी हो सकता है। अगर पट का फॉर्मेशन हो गया, पट बन गए, तो एक कोशिका में एक केंद्रक, और अगर पट नहीं बने तो ये कैसा हो जाएगा, बहुकेंद्र की हो जाएगा। तो इसके लिए सकोंचकी कवक तंतु शब्द इस्तेमाल हुआ। बहुकेंद्रित, कई सारे केंद्रक हैं कोशिका द्रव में। ठीक है जी। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट है, इन लाइनों को आप ध्यान में रखिएगा। सकोंचकी कवक तंतु जिसमें कि कोशिका पट का निर्माण नहीं हुआ, ये वाली लाइनें इंपॉर्टेंट है। जिसमें बहुकेंद्र की कोशिका द्रव पाया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सकोंचकी कवक तंतु। अन्य कवक तंतुओं में जिसमें पट का निर्माण हो जाएगा उसमें एक केंद्र की कवक तंतु होगा, सकोंचकी कवक तंतु नहीं होगा। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। ज़्यादातर फंजाई कैसे हैं, परपोषित हैं, दूसरे से अपना भोजन ले रहे हैं। वह मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये मृत कार्बनिक यौगिक पे उग रहे हैं, भले वो पादप उत्पत्ति का हो, भले वो जंतु उत्पत्ति का हो, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इस तरह के जो कवक होते हैं उनको मृतजीवी बोलते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर होती है उसे परजीवी बोलते हैं। यह शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बना के भी रहते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। तो तीन तरह का आपको रिलेशन इनका देखने को मिल रहा, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। परजीवी वो है जो दूसरे किसी जीव पर, भले वो पादप हो भले वो जंतु हो, उस पर अपने आश्रित होकर जीवन यापन कर रहा हो। मृतजीवी वो है जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, मृत कार्बनिक कंपाउंड्स पे, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जीवन यापन कर रहा हो। तो मृत कार्बनिक यौगिक को विघटन करके अपना जीवन यापन कर रहा हो कहलाएगा मृतजीवी। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्लांट ओरिजिन का या एनिमल ओरिजिन का, या तो पादप उत्पत्ति का, भाई कोई पेड़ का टूटा हुआ भाग, टहनी, पत्तियां, या कोई मृत जीव का हिस्सा उस पर। तो ये जो हो सकता है डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पादप ओरिजिन का या प्लांट ओरिजिन का या एनिमल ओरिजिन का हो सकता है। तो परजीवी है जब दूसरे पे आश्रित है, मृतजीवी है जब मृत चीज़ों पे आश्रित है, सहजीवी है। सहजीवी का मतलब साथ साथ जीवन यापन करना। तो किसी के साथ इसने जय वीरू टाइप का रिलेशन बना लिया तो उससे उसको फ़ायदा दे भी रहा और उससे फ़ायदा ले भी रहा। जैसे आप देखेंगे शैवाल और कवक का जो इस तरह का सहजीवन है, शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं और ये लाइकेन कहलाता है। इनके जीवन को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन में शैवाल भी है, कवक भी है। शैवाल उसको खाना बना के दे रहा है क्योंकि शैवाल फोटो ऑटोट्रॉफ है, ये प्रकाश संश्लेषी है, भोजन बना लेता। कवक हीटरोट्रॉफ है, कवक भोजन नहीं बना पाता। कवक उसको क्या दे रहा, कवक उसको भूमि से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करके दे रहा है, पोषक तत्व ऑब्जॉर्व करके दे रहा। तो ये अपना रोल दे रहा है कि पोषक तत्व अपने रोल निभा रहा, अपना उसमें रोल प्ले कर रहा है कि उसको पोषक तत्व एब्जॉर्व करके दे रहा और उससे बदले में भोजन ले रहा। तो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, सहजीवी। इसी तरह से आप देखेंगे कि कवक उच्च पादपों की जड़ों के साथ, उच्च पादपों की जड़ों की कोशिकाओं के साथ मिल के जीवन यापन कर सकता है। वहाँ पे माइकोरिजा बनाता है, जिसकी कि हिंदी यहाँ पे बोला गया जी ये क्या बना दिया, ऐसे फंजाई सहजीवी हैं, कवक मूल बना दिया। वहाँ पे ये कवक मूल बना देगा। ठीक है। फंजाई में जनन कैसे होगा, फंजाई में जनन कायिक खंडन, उसकी बॉडी टूटी खंडों में और हर खंड ने नया बना दिया। फंजाई विघटन, या वो बीच में से उसका विघटन हो गया, विखंडन हो गया, एक फंजाई दो में बट गया, या मुकुलन विधि बडिंग हो गई। तो तीन तरह से ये जनन दिखा रहा है। ठीक है जी। या तो फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसकी बॉडी का टुकड़े हो गए और हर टुकड़े ने कायिक खंडन हो गया और हर टुकड़े ने नया कवक बना दिया। या विखंडन हो गया, फिशन हो गया कि एक कवक था दो में बट गया। या मुकुलन विधि कि पता था हमारा ईस्ट था और ईस्ट में क्या बन गई, ईस्ट में बन गई बड, और बाद में ये बड अलग हुई, ये
बड अलग हुई और उसने नया ईस्ट बना दिया। इसको बोलेंगे मुकुलन विधि। तो 3 तरह से कायिक खंडन देखने को मिल सकता है, विखंडन देखने को मिल सकता है, मुकुलन विधि देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द कौन सा कवक है। तो कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन इसमें हो रहा, जनन हो रहा। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु है अथवा चल बीजाणु है। चल बीजाणु चढ़ होगा, मोटाइल होगा। तो अलैंगिक जनन में कोनिडिया बन रहे हो सकते हैं, या धानी बीजाणु बन रहा हो सकता है, या चल बीजाणु बन रहा हो सकता है। इस तरह से इसमें आपको देखने को मिलेगा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन आपको कितनी तरह का मिल रहा है, मतलब कितने तरह के स्पोर से मिल रहा है। लैंगिक जनन निष्कांड उस्पोरा, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। तो 3 तरह के बीजाणु आपको लैंगिक जनन में मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस क्लास का ये कवक है। जैसे ऐसे हमारा एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है तो एस्कोस्पोर्स बनाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है, सदस्य है, तो बेसिडियम स्पोर बनाएगा। ठीक है जी। तो लैंगिक जनन में आपको ऊ स्पोर, जिसको कि हिंदी में बोल रहे हैं निषिक्तांड, या एस्कस स्पोर या बेसिडियम स्पोर देखने को मिल सकता है। ठीक। तो लैंगिक जनन में 3 तरह के स्पोर्स, अलग अलग 3 प्रकार के स्पोर्स बनने के रहती है कि उसमें किस श्रेणी का कवक है, उस हिसाब से उसमें स्पोर कोई बन जाएगा। या तो निष्कितांड बन जाएगा, या एस्कस स्पोर बन जाएगा, या बेसिडियम स्पोर बन जाएगा। ठीक है जी। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में बनते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। तो ये बीजाणु बनेंगे कि इसमें फ्रूटिंग बॉडी में फलनकाय में बनेंगे। बीजाणु स्पष्ट रचना में बनेंगे जिसको हम लोग फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में 3 सोपान होते हैं, 3 चरण में, 3 क्रम में ये लैंगिक जनन होगा। पहला, सबसे पहला 2 चल या अचल युग्मकों के प्रोटोप्लान का संलयन होना। तो चल या अचल युग्मक के प्रोटोप्लान क्या है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव, और प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यह 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। पहला प्लाज्मोगैमी, जिसको हम बोल रहे हैं, पहला चरण हो गया प्लाज्मोगैमी। 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन बोलते हैं, कैरियोगैमी। तो पहला चरण है कि उनके प्रोटोप्लाज्म जुड़ गए, प्रोटोप्लाज्म आपस में संलयन हो गए, संयुक्त हो गए, प्लाज्मोगैमी। दूसरा चरण है कि उनके प्रोटोप्लाज्म के संलयन के बाद उनके न्यूक्लियस भी जुड़ गए, केंद्रक भी जुड़ गए, केंद्र संलयन हो गया। युग्मनज में अब जब ये 2 जुड़ जाते हैं युग्मक तो बन जाता है युग्मनज। युग्मनज में मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु बनना। अब युग्मनज बन गया, युग्मनज में मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अगुणित बीजाणु बन गए। लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित तंतु, कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। तो लैंगिक जनन में ये जो हो रहा है, लैंगिक जनन में संयोज संगम के दौरान कंपैटिबल जो आपस में एक दूसरे के साथ रह सकें, उस संगम के दौरान 2 अगुणित कवक, अगुणित कवक क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें एक जीनोम होगा। तो संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। तो कुछ फंजाई में ये संलयन जब होता है कोशिकाओं का आपस में, तो तुरंत ही डिप्लॉइड अवस्था आ जाती है, डिप्लॉइड फेज आ जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज़ में एक मध्य केंद्रीय द्विकेंद्रीय अवस्था आती है, अथवा एक कोशिका में 2 केंद्रक हो जाते हैं। तो देखिए हो क्या रहा, आप समझो आप बात। 2 अगुणित कोशिकाएं आपस में जुड़ रही हैं, तो जैसे ही ये कोशिकाएं का प्रोटोप्लाज्म जुड़ा तो लगे हाथ अगर ये न्यूक्लियस भी जुड़ गया तो हमारा डिप्लॉइड द्विगुणित संरचना बन गई। लेकिन कई बार होता ऐसा है, जब साथ के साथ केंद्रक जुड़ जाता है तब साथ के साथ आपकी द्विगुणित संरचना बन जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनके प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गए लेकिन न्यूक्लियस अभी नहीं जुड़े, केंद्रक अभी नहीं जुड़े। तो कैसी अवस्था आ गई कि एक ही कोशिका में 2 केंद्रक हैं। तो इसको हम लोग n+n, n ये है, हैप्लॉइड ये है, अगुणित ये है, तो इसकी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है और इसकी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो n+n स्टेज आ गई, ऐसी स्टेज आ गई कि एक ही कोशिका में 2 केंद्रक हैं। तो ये है n वैल्यू, हैप्लॉइड अगुणित है, ये भी n।
तो एक ही कोशिका को हम लिख सकते हैं n+n, मतलब ये इस तरह की स्टेज आ जाएगी, एक ही कोशिका में 2 केंद्रक हैं, ठीक है। और अगर ये साथ के साथ जुड़ गए तो डिप्लॉयड हो गए, लेकिन यहाँ पे द्विगुणित हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती बीच वाली अवस्था, एक बीच वाली अवस्था आ जाती, मध्यवर्ती अवस्था आ जाती, जिसको द्विकेंद्रीय अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को हम केंद्र युग्म कहते हैं। तो केंद्र युग्म क्या है भाई? केंद्र 2 केंद्र है, युग्म का मतलब जोड़ा, कि ऐसी परिस्थिति को जब उनका प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गया लेकिन अभी केंद्रक नहीं जुड़े, तो एक ही सेल में एक ही कोशिका में 2 केंद्रक है, तो केंद्र युग्मक परिस्थिति हम बोल रहे हैं। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था बोलते हैं। तो ये अवस्था को हम लोग फंगस की द्विकेंद्रक अवस्था बोल रहे हैं, क्योंकि एक कोशिका में द्विकेंद्रक है, तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो गए और थोड़ी देर बाद ये पैतृक केंद्रक जुड़ गए और कोशिका द्विगुणित हो गई। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, तो फंजाई फलनकाय स्पोरी हमारी बना देगी, फ्रूटिंग बॉडी इस फलनकाय बना देगी, और उस फलनकाय में मियोसिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बन गए। अब ये जो बीजाणु बने, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये अगुणित बीजाणु है। अगुणित बीजाणु फैलेंगे हवा के साथ और ये अंकुरित होकर नया कवक बना देंगे। तो इस तरह से आपको प्रजनन देखने को मिल सकता है। तो प्रजनन के लैंगिक जनन के प्रजनन के उसने बोला कि 3 होते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जुड़ता है, 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रोटोप्लाज्म जुड़ने के बाद केंद्रक जुड़ेंगे और केंद्रक जुड़ने के बाद द्विगुणित अवस्था आ गई, और द्विगुणित अवस्था में तब हो जाएगा क्या, हमारा द्विगुणित युग्मनज बन जाएगा। फिर उसमें हो जाएगा मियोसिस डिवीजन, स्पोर्स बन जाएंगे। वो स्पोर्स बीजाणु लिबरेट हो गए, फैल के उन्होंने नया कवक बना दिया। तो 3 चरण हो सकते हैं, ये बताया गया। तो तीनों चरण में सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर मियोसिस, ठीक है जी। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म जुड़ेंगे, उसके बाद केंद्र हमारे जुड़ेंगे, केंद्र संलयन, प्लाज्मोगैमी, फिर केंद्र संलयन और फाइनली हमारा मियोसिस डिवीजन। ये होता है इसका तरीका। लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में आपको मध्यवर्ती अवस्था देखने को मिलेगी कि प्लाज्मोगैमी तो हो गई, प्रोटोप्लाज्म तो जुड़ गए, लेकिन कोशिका के केंद्रक अभी आपस में तुरंत नहीं जुड़े, तो कुछ देर के लिए आपको एक ही कोशिका में 2 केंद्रक देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम लोग द्विकेंद्रक प्रावस्था बोलते हैं। और उसमें जो मिल रहे हैं वो केंद्रक युग्म कहलाएंगे। युग्म का मतलब जोड़ा, एक कोशिका में एक जोड़ा केंद्रक मिलेंगे। अब हम लोग आ जाएँ इसकी क्लासेस पे, फाइकोमाइसिटीज़ पे आइए। फाइकोमाइसिटीज़ को हम लोग लोअर एल्गा फंजाई भी बोल देते हैं, ठीक है। एल्गल फंजाई, लोअर एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये आपको जलीय अवस्था में मिलता है और एल्गा भी जलीय अवस्था में मिलता है शैवाल। फाइकोमाइसिटीज़ जलीय आवासों में मिल रहा, सड़ी गली लकड़ी पे मिल रहा, नम सीलन भरे स्थानों पे मिल रहा, अथवा पौधों पर अविकल्पी परिजीवी के रूप में पाए जा रहे हैं। कवक पट, यहाँ पे कवक जाल अपटी हैं, तो इसमें केवल आपका कवक जाल अपटी है, बाकी के तीनों में पट फॉर्मेशन हो जाता है, पट बन जाते हैं। केवल यहाँ पे अपटी है तथा बहुकेंद्रीय है। आपने देखा था अगर पट नहीं बना तो एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक बहुकेंद्रिक होता है। अलैंगिक चलन चल बीजाणु द्वारा तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन में आपको या तो मोटाइल स्पोर मिल रहा है या नॉन मोटाइल, तो या तो अचल बीजाणु मिल रहा है या चल बीजाणु मिल रहा है। या बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं, अंदर से उत्पन्न होते हैं। अंतर्जातीय मतलब अंदर से उत्पन्न होते हैं। तो ये बीजाणु धानी में बन रहे हैं, अंदर से बन रहे हैं। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बन गया, 2 युग्मक के संलयन हुए और उससे क्या बन गया है? जाइगोस्पोर, युग्माणु बन गया। इस युग्मकों की आकार की एक जैसी हो सकती है अथवा भिन्न हो सकती है। जो युग्मक आपस में जुड़ गए इनकी या तो एक जैसे हो सकते हैं, आइसोगैमीट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, एनाइसोगैमीट या ऊगैमीट हो सकते हैं। तो ठीक है, इन युग्मकों की आकार की एक जैसी हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। सामान्य उदाहरण इसके म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। याद रखिएगा, एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी फंजाई है, ये याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। और ये जो आपके डायग्राम दे रखे हैं, इस बार डायग्राम आप अच्छे से देख के जाइएगा। इस बार बहुत सालों बाद डायग्राम का एग्ज़ाम आ गया था, क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। तो सबसे ऊपर है म्यूकर, ये है आपका म्यूकर, ये है आपका राइजोपस बीच वाला हरे वाला, और ये म्यूकर एस्परजिलस और अगारिकस। ये है म्यूकर, ये है एस्परजिलस और ये है अगारिकस। ठीक है जी, 3 के यहाँ पे आपको दे रखे हैं उसने डायग्राम।
अब हम लोग आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। ये सामान्यतः थैली फंजाई है, इनको सैक फंजाई भी बोलते हैं, थैली फंजाई। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकी जैसे ईस्ट के अलावा ये बहुकोशिकी जैसे पेनिसिलियम होते हैं। तो अपवाद के तौर पे इसमें आपको एक कोशिकी ईस्ट मिल रहा है, बाकी ये बहुकोशिकी होते हैं जैसे पेनिसिलियम। यह मृतजीवी, तो मृत यौगिक पदार्थों पे अपना जीवन बिताने वाले सैप्रोफाइट, उनका आप घटक करेंगे। परजीवी के तौर पे मिल सकते हैं, पैरासाइट के तौर पे मिल सकते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होकर अपना भोजन, अथवा शमल रागी पशु विष्ठा, या ये शीट पे उगने वाले होते हैं। तो पशु की विष्ठा, पशु की पोटी पे उगने वाले कह लीजिए शमल रागी होते हैं। तो मृत जीवी है, अपघटक है, परजीवी है अथवा शमल रागी है। ठीक है जी। ये कवक जाल शाखित तथा पटी होता है। कवक इसमें आपका पटी मिल रहा है, तंतु जो था कवक तंतु यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन हो गया है, तथा ब्रांच मिल रहा है, जाल शाखित है तथा पटी है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, याद रखिएगा। इसमें आपको अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया मिल रहे हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिम भद्र कहते हैं, उस पर बहिजात रूप से बनते हैं। तो कोनिडिया का जो उत्पादन हो रहा है वो बहिजात रूप से हो रहा, बाहर से हो रहा है, अंतर्जात नहीं हो रहा, अंदर से नहीं हो रहा। कोनिडिया किस पे उग रहे हैं या किस पे बन रहे हैं? कोनिडिया बन रहे हैं कोनिडिम धर पे, कोनिडिम धर पे बन रहे हैं। ठीक है जी। कोनिडिया किस पे बन रहे हैं? विशेष कवक जाल है जिस पे कोनिडिया बन रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कोनिडिम धर, तथा ये बहिजात रूप से बन रहे हैं। कोनिडिया अंकुर होकर क्या बना देंगे? कवक जाल बना देंगे। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। और यहाँ पे जो लैंगिक बीजाणु मिल रहा, अलैंगिक बीजाणु क्या था? कोनिडिया। लैंगिक बीजाणु एस्कस बीजाणु। यह बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से बनते हैं। तो यह बीजाणु जो बना एस्कस बीजाणु, ये थैली के समान, थैली जैसा एस्कस में बना, अंतर्जातीय रूप से बना, अंदर से बना। यह एसाई एस्कस, यह एसाई विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं। तो ये जो हमारे इसके मेंबर हैं एस्कस कहला रहे हैं, बहुवचन एसाई, ये विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है, जिसको एस्कोकार बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो एस्कस था क्या जी, उसका फलनकाय एस्कस और उसका बहुवचन एसाई। तो एक विशेष प्रकार के फलनकाय में लगी रहती है जिसे एस्कोकार कहते हैं, उसको हम लोग एस्कोकार कह रहे हैं, उसका झुंड कह लीजिए या उसका ग्रुप कह लीजिए। एस्कस के अंदर बन रहा है एस्कोस्पोर, एस्कस उसका फलनकाय है। और ये एस्कस जो है, खूब सारे एस्काई किस में लगे हुए हैं? एस्कोकार्प में। ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। तो एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा इसके उदाहरण हैं। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिकी प्रयोगों में बहुत किया जाता है। तो न्यूरोस्पोरा को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि ड्रोसोफिला पे थॉमस एंड मॉर्गन ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए थे आनुवंशिकी प्रयोगों से संबंधित। तो इसको हम लोग न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल और ट्रफल खाने योग्य हैं और इसे सुस्वादु भोजन समझा जाता है। और मोरिल और ट्रफल खाने योग्य हैं और ये डेलिकेसी सुस्वादु भोजन है। ये मोरिल और ट्रफल खाने योग्य हैं तथा इसे सुस्वादु भोजन समझा जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे बेसिडियोमाइसिटीज पे आइए। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम, ब्रैक फंजाई तथा पफ बॉल है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के सामान्य जो हमको प्रकार मालूम है वो मशरूम, ब्रैक फंजाई अथवा पफ बॉल है। ठीक। ये मिट्टी पे मिल रहे हैं या लट्ठे पे मिल रहे हैं, लकड़ी के बड़े बड़े ठूंठ पे कह लीजिए या वृक्षों के ठूंठ पे, तथा सजीव पदार्थों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं या सजीव पदार्थों के अंदर परजीवी के रूप में उग रहे हैं, जैसे किट तथा कंड। रट लीजिएगा, किट कंड। किट हमारा रस्ट तथा कंड स्मट। किट तथा कंड। कवक जाल शाखित है, यहाँ पे भी शाखित है, पटी है। इससे पहले वाले में भी शाखित था, पटी था, उससे पहले वाले में अपटी था। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते। इससे पहले वाले में अलैंगिक बीजाणु कौन से थे? कोनिडिया थे, कोनिडियम धर पे बन रहे थे। लेकिन कायिक जनन, कोनिडिया धर कैसे बन रहा था? बाह्य जाति। एस्कस कैसे बन रहा था? अंतर्जाति। लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। लेकिन कायिक जनन होता है, ऐसा नहीं है कि अगर कोनिडिया नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे कायिक जनन नहीं हो रहा। अगर अलैंगिक बीजाणु नहीं बन रहे तो इसका मतलब नहीं है कि कायिक जनन नहीं हो रहा। लेकिन लैंगिक जनन नहीं होते।
लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं तथा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। सेक्सुअल अंग तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लैंगिक अंग नहीं है, लेकिन लैंगिक प्रजनन है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी हो जाएगी और प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी हो जाएगी, कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होगा और बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। तो लैंगिक अंग तो नहीं है, लेकिन प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रीय होती है और थोड़ी देर के लिए आपको जानते हैं मध्यवर्ती अवस्था आ जाएगी, द्विकेंद्रीय अवस्था आ जाएगी, जिससे अंततः और आखिरी में आकर उससे बेसिडियम बन जाएंगे। बेसिडियम में केंद्र संलयन हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, केंद्र संलयन होने के बाद मियोसिस हो गया, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन गए। ठीक है। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम बहिर्जाति उत्पन्न होते हैं। एस्कस में जो एस्कोस्पोर बने थे वो अंतर्जाति बने थे। बेसिडियम ये क्लब शेप्ड होगी। देखिए एस्कस ऐसा होता है और एस्कस में बीजाणु अंतर्जाति बनते हैं, अंदर से बनते हैं। जबकि बेसिडियम कैसा होता है? बेसिडियम होता है क्लब शेप, गदानुमा। और बेसिडियम पे जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं वो बहिर्जाति बनते हैं, बाहर से बनते हैं। ये आपका है बेसिडियम, ये है एस्कस। ठीक है जी। जिसके कारण 4 बेसिडियम स्पोर्स बन गए। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जाति उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो बेसिडियम जैसे एस्कस, खूब सारे एस्कस, एस्काई जिसको बोला, किस पे लगे थे? एस्कोकार्प पे। एस्कोकार्प उसको धारण कर रहा था, यहाँ पे बेसिडियोकार्प उसको धारण कर रहा है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण अगारिकस, ऑस्ट्रेलेगो तथा पक्सीनिया। ठीक, उदाहरण याद रखिएगा। उदाहरण याद है आपको? पहले वाले के थे राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। दूसरे वाले के थे क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। तीसरे वाले के हो गए अब आपके अगारिकस, अस्टिलीजो और हमारा पक्सीनिया। ठीक है जी। अस्टिलीजो से कंड हो रहा, अस्टिलीजो से कंड और पक्सीनिया से किट बीमारी हो रही है। ये हो गया आपका 3 हमारी क्लासेज हो गई। आखिरी क्लास में आए ड्यूटरोमाइसिटीज और आपका कवक खत्म। इसको हम लोग अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक तथा कायिक जनन की प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। लैंगिक जनन की प्रवस्था अभी इसकी हम लोग खोज नहीं कर पाए हैं। अगर लैंगिक जनन की प्रवस्था खोज कर लेंगे तब हो सकता है इसको हम ड्यूटरोमाइसिटीज़ में ना रखें। हम देखें तो एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज़ का। तो इसको हमने अभी कहिए कि वैकल्पिक तौर पे एक बना दिया ड्यूटरोमाइसिटीज़, और उसमें वो कवक रख दिए गए जिनकी कि अभी आपको सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल अवस्था नहीं मालूम है। ठीक है जी। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। चलिए, यह भी संभव है कि लैंगिक तथा अलैंगिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग को इसकी अवस्था, लैंगिक अवस्था भी मालूम हो, लेकिन हम लोग लैंगिक अवस्था को अलग अलग पहचान ही ना पाए हों और उसको एक ही नाम से जान रहे हो और उन्हें ड्यूटरोमाइसिटीज़ में लग दिया हो, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। ठीक है। तो एक नाम से हमने उसको, लैंगिक प्रावस्था को एक नाम से एक ग्रुप में रख दिया और लैंगिक प्रावस्था को एक नाम से दूसरे ग्रुप में रख दिया। अभी हम ये समझ ही नहीं पाए कि एक ही कवक की 2 अलग अलग अवस्थाएं हैं। बाद में जब उनके अनुबंधों की पता लगेगा तथा फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उसे ड्यूटरोमाइसिस से निकाल लिया गया। लेकिन बाद में जब हम समझ गए कि यार ये फंजाई एक ही है, ये इसकी लैंगिक अवस्था, ये इसकी अलैंगिक अवस्था, और दोनों के बीच में क्या संबंध है, जब हमने उसको स्थापित कर लिया तब हमने उसको ड्यूटरोमाइसिटीज से निकाल के उसको प्रॉपर उसके स्थान पे रख दिया। जब एक प्रकार ड्यूटरोमाइसिटीज की सदस्यों की उचित लैंगिक अवस्था का पता चल जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लिया जाता है, कर लेते हैं। ड्यूटरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। तो ड्यूटरोमाइसिटीज में आपको कोनिडिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया फॉर्मेशन इससे पहले किस में हम लोग पढ़ के आए थे? एस्कोमाइसिटीज। इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि ड्यूटरोमाइसिटीज के ज़्यादातर सदस्य एस्कोमाइसिटीज के ही सदस्य हैं। इसके कवक जाल पटी तथा शाखित होते हैं। इसमें भी कवक जाल पटी तथा शाखित मिल रहे हैं। कवक जाल अपटी किस में मिल रहे हैं? केवल फाइकोमाइसिटीज में। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी हैं, परजीवी हैं, लेकिन इसके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक हैं। लेकिन ज़्यादातर इसके जो सदस्य हैं वो अपशिष्ट पदार्थों के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रों में सहायता करते हैं। और खनिज के पदार्थों के चक्रों की उसका चक्र प्रकृति में चलता रहे। उपभोक्ता से उत्पादक, उत्पादक से मृदा, मृदा से उपभोक्ता, उत्पादक, मृदा, ऐसे चक्र उसका चलता रहे। इसके कुछ उदाहरण ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। ठीक है जी। उदाहरण सबके याद रखिएगा। कवक शाखा किसमें, शाखित किसमें, ये मिल रही। देखिए कवक से जो भी आपको क्वेश्चन आता है आप समझ लो।
क्वेश्चन आपको ये आता कि कवक तंतु शाखित और अशाखित से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपको डाई कैरियन स्टेज वो पूछी जाती, डाई कैरियन स्टेज द्विकेंद्रीय अप्रावस्था। ये क्या होती है, जब एक ही सेल में दो केंद्रक मिले, प्लाज्मोगैमी तो हो गई लेकिन अभी केंद्रक शल्यन नहीं हुआ, केंद्रक शल्यन रुक के हुआ, द्विकेंद्रीय अवस्था जो मिलती है, ये पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा आपसे हर मेंबर के, हर इसके फैमिली के आपसे मेंबर पूछे जाते हैं। तो पहले वाले का आपको याद रखना राम, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, दूसरे वाले का कैन, क्लेविसेप्स एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, तीसरे वाले का यूपीए ज्वाइन कर लो उसके लिए जो पक्सीनिया और हमारा अगारिकस, और तीसरे वाले में आके अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, ठीक है जी। इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। किससे कौन सी बीमारी हो रही है याद होनी चाहिए। अस्टिलीजो से आपका हो रहा है कंड, और पक्सीनिया से किट, ये बात आपको याद में रखनी। यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स पूछे जाते हैं। कोनिडिया आपसे पूछा जाता है कि कोनिडिया, ये जो हमारा कोनिडिया अलैंगिक बीजाणु है, किस में आपको मिलेगा, तो आपको मिल रहा है एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्य में, और ड्यूटरोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में नहीं मिलता कोनिडिया। कोनिडिया का उत्पादन कैसे होता है, तो कोनिडियो कोर पे होता है, ये ऐसे बनते हैं कोनिडिया बहिजात रूप से। एस्कस जो बनता है, एस्कोस्पोस सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस में बनता है, और अंतर्जाति बनता है, अंदर से बनता है, तो 4 से 8 बनते हैं। बेसिडियम पे आपके बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, 4 बनते हैं, बहिजात रूप से बनते हैं। यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं, तो इतना आप रट लो, काम आपका हो जाएगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना, धन्यवाद।